बहुत अनर्गल तरीके से राम मंदिर का मुद्दा था। ये आपस की सहमत से भी ये बात बन सकती है। विवादग्रस्त जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो पाकिस्तान का कोई सिद्धांत नहीं है, एक सिद्धांत है हिंदुस्तान से दुश्मनी। जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास आमदनी की जरिया ठीक नहीं है, उसे देखा कोई एहसान नहीं करते हैं। सीट की संख्या इतनी कम कर दी कि आप मनमाना नहीं कर सकते हो। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री और मध्य प्रदेश के ही नहीं भारतवर्ष के लोकप्रिय पत्रकार विजयदत्त श्रीधर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूरे चुनाव नतीजों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार तीसरी बार भी एनडीए की बनी है। राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। जी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा सीटें मिल गई थी, तब भी सरकार नरेंद्र मोदी ने राजग की ही चलाई थी, एनडीए गठबंधन की सरकार चलाई थी। और 2019 में तो 2014 से भी ज़्यादा बड़ा बहुमत मिला था। तो चाहते तो भाजपा अपनी सरकार ही बना सकती थी, लेकिन उन्होंने उस समय भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ही बनाई और चलाई। इस बार को तो नहीं मिला है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो राजग है, एनडीए है, उसे तो स्पष्ट बहुमत मिला है और उसी की लगातार तीसरी बार ये सरकार बन रही है। सर, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। हाँ, ये तो है। ये तो वो है कि लगा नेहरू जी के बाद उन्होंने 1952, 1957 और 1962 तीनों बार लगातार आए थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन इस बार फर्क क्या हुआ कि इनका प्रचंड बहुमत नहीं है। वो चाहते तो यही रहे थे, तैयारी भी उसी की कर रहे थे। लगातार वो 400 पार की बात कर रहे थे, वो 400 पार राजग गठबंधन के लिए, और अपने लिए वो 370 सीटों का उन्होंने लक्ष्य बना रखा था भारतीय जनता पार्टी के लिए। सर, चुनाव से पहले जिस तरह से एनडीए गठबंधन लगातार 400 पार 300 पार के नारे दे रहा था और अलग अलग तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो उसमें एनडीए के कई जो मुद्दे थे, कई चीजें थी, वो धराशायी होती नजर आई। तो एनडीए ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था और नरेंद्र मोदी के मैजिक के नाम पर लड़ा था। क्या लगता है, पूरे आप जो सिनेरियो नहीं, देखते हैं इसको तो? इसको एक व्यक्ति के मैजिक या एक इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है कि आज केवल भारतीय जनता पार्टी या राजग में नहीं, सारे देश में मोदी इस समय सबसे बड़े नेता हैं और मोदी सरकार ने कुछ बड़े काम भी किए हैं। जैसे आप देखें कि बहुत अनर्गल तरीके से राम मंदिर का मुद्दा था। ये आपस की सहमत से भी ये बात बन सकती थी। यदि 1947 के बाद ही अयोध्या, काशी और मथुरा ये 3 मामले निपट लिए जाते, ये सब जानते हैं। अब तो इरफान रहीम ने भी कहा है कि अब इसमें किसी जांच की जरूरत नहीं है कि मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनी थी। मस्जिद का भी एक सिद्धांत होता है, विवादग्रस्त जमीन पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है, और लोग कहते हैं नमाज पढ़ी जाए तो कबूल नहीं होती है। तो साधारण से थोड़ा बड़ा दिल करके मामले निपट सकते थे, राजनीति जब उलझा दिए। ये मुद्दे कोई दो कौमों के मुद्दे नहीं बचे, ये तो उलझाना सुलझाना राजनीतिक दलों का बन गया। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर उसका कोई विवाद नहीं हुआ। एक राम जन्मभूमि मंदिर बन गया और एक हमेशा के लिए एक मामला खत्म हो गया। दूसरा बड़ा काम इनका हुआ था कि वो कश्मीर में धारा 370, उसके बारे में संविधान में ये कहा गया था कि धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाएगी, ये निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि एक देश में दो तरह के विधान और सिद्ध नहीं चल सकते हैं। तो ये होना चाहिए था, वो तो नहीं हो पाया। लेकिन राजनीति के कारण वहाँ तमाशे हो रहे थे। आतंकवादी वहाँ पाकिस्तान का कोई सिद्धांत नहीं है, एक सिद्धांत है हिंदुस्तान से दुश्मनी निभाना, हिंदुस्तान को बात बात में नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा उनको कोई ना धर्म है, ना उनका कोई नीति है, ना उनकी राजनीति है, ना उनका प्रशासन नीति है, और वो कर रहे थे, पत्थर फेंकवा रहे, सब हो गए। धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर भारत में पहले भी हिस्सा था, कश्मीर का विवाद होने ही नहीं चाहिए था। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तब उन्होंने उस समय ये तय हुआ था, तो जो देसी रियासत थी उनके लिए ये था, वो चाहें तो भारत में शामिल हो जाए, वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और वो चाहें तो अपने स्वतंत्र स्थिति बनाए रखें। तो लगभग सारी रियासतों का जैसे निजाम हैदराबाद, आपका जूनागढ़, भोपाल का नवाब, ये कुछ चीजें रह गई थी। कश्मीर का जो राजा था वो हिंदू राजा था, और
उसने दस्तखत तब किए विलय पत्र पर जब पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के नाम पर उनकी आग में हमला कर दिया। जब हमला कर दिया और डर के कारण फिर उसने हिंदुस्तान के विलय पत्र दस्तखत कर दिए। जब विलय पत्र दस्तखत हो काम खत्म हो गया था, क्योंकि यही सिद्धांत तय हुआ था विभाजन के समय। तो बाद में जो बढ़ा बहुत अनर्गल था और उसमें राजनीतिक प्रपंच था। उस राजनीतिक प्रपंच की बहुत बड़ी कीमत भारत ने चुकाई है, लेकिन वो मामला हल हो गया। तीसरा मुद्दा आप देखें, एक 3 तलाक वाला मुद्दा है। मुस्लिम महिलाओं के सामने जिस तरह की जहालत की स्थिति है, उन्हें आप इंसान ही नहीं मानते हो। और जिसके मन में गुस्सा आया, सब्जी अच्छी नहीं बनी, आपने 3 तलाक कह के वो कर दिया, उस महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई। सारी दुनिया में बहुत सारी जगह नहीं है वो, इस्लामिक कंट्रीज में भी वो नहीं है, लेकिन हिम्मत करके उनने कर डाला। इसके बाद अपन देखें, आज 80 करोड़ लोगों को वो एक जो अनाज की जो सहायता मिलती है, उस मुफ्त अनाज कह के अपन थोड़ा उसका मर्यादा और मान घटाते हैं। भाई जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास आमदनी के जरिया ठीक नहीं है, उसे देख हम कोई एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि देश जब बनता है तो उनके खून पसीने से ही बनता है। बहुत सारे काम ऐसे कीजिए। ये जो सड़कों का जिस तरह से पूरे देश भर में विस्तार वो हुआ है, जिस तरह से रेलवे का एक नया ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अधोसंरचना के क्षेत्र में काम किए हैं, वो अद्भुत काम रहे हैं इनके। सर लेकिन क्या हुआ, चुनाव में ये मुद्दे पीछे रह जाते हैं। चुनाव में महंगाई का मुद्दा पीछे रह गया, चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा पीछे रह गया, चुनाव में पेपर लीक हो रहा है उसके कारण बर्बाद हो रहे हैं नौजवान पीढ़ी, उसका मुद्दा पीछे रह गया। और ये जो चुने हुए नेता होते, ये उनके नुमाइंदे अकेले हैं, मालिक नहीं, मालिक जनता है। आप उसको गाली दे रहे हो या उसको अपमान का ट्रोल कर रहे हो, ये बहुत घटिया तरीका है। और चुनाव में भी जो जिस तरह का माहौल सरगर्म किया गया था, ये सोशल मीडिया इनका और टीवी पे जो बहसें होती है अनर्गल, ये उसी का प्रभाव है, वैसा है नहीं। हिंदुस्तान बहुत अलग तरह का देश सर है। एक सवाल और था, जिस तरह अभी आपने कहा कि 3 तलाक वाला जो मुद्दा था, 3 तलाक में का उन्होंने 3 तलाक मुद्दे को खत्म कर दिया। बहुत बड़ा कदम रहा है। मैं भी मानता हूँ कि ये इस तरह के कानून नहीं होना चाहिए 3 तलाक, और अच्छा निर्णय था इसको खत्म करने का। लेकिन फिर क्या कारण है कि इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद भी जो मुस्लिम महिलाओं के हित में था, मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार को या बीजेपी सरकार को वोट नहीं किया। दूसरा मुद्दा, अयोध्या में जो हारा फैजाबाद में लल्लू सिंह, उसने क्या कहा कि 400 पार इसलिए जाना कि हम संविधान बदल देंगे। किसी ने कहा कि ये हो जाएगा तब काशी की ज्ञान वापी और वहाँ मथुरा का ये कर देंगे। ये चुनाव के मुद्दे हैं। ये जो अनर्गल बातें होती हैं, जो ओछे दिमाग की चीजें होती हैं, घटिया सोच की चीज होती है, ये वातावरण बिगाड़ती हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ फिर, वहां आया कि मुसलमान वोट जिहाद करेंगे, ये भी किसी ने टिप्पणी की थी। जिहाद बहुत बड़ी चीज होती है, ये जिहाद वोटों के लिए नहीं होती भाई। जिहाद किसी बहुत पुण्य और नेक उद्देश्य से होती है, बड़े उद्देश्य से होती है। तो सर मेरा सवाल वही है कि लेकिन बात वही है कि इस तरह के जो वातावरण बनाए गए, तो उन्होंने कहा जो जनरल वातावरण क्या बनाया गया, फिर नेता तो कहे चुप हो जाते हैं, लेकिन जो जो खिलाड़ी होते हैं राजनीति के, वो फिर उसको दिशा देते हैं, उसको ऐसा फैलाते हैं। तो यहाँ लगा लोगों को कि सारा मंदिर फंदे ये सारे हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि भैया यदि ये आ गए, बड़ी ताकत में आ गए, तो ये सब यही हमारे सारे मस्जिद ये सब हो जाएंगे। फैल गया, तो एक जहर फैला, दूसरा जहर उसे उतार नहीं सकता मेरा है। सवाल वो है सर कि आपने जैसे भी बात बीजेपी ने बहुत अच्छे स्टैंड लिया और अच्छा निर्णय लिया, फिर क्या वजह रही, क्या कारण रहा मुस्लिम्स का वोट, जो खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को वोट बीजेपी के पक्ष में जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाया? वो मस्जिद का खतरा पैदा हो गया लोगों के बयानबाजी से। जो अनर्गल प्रलाप करते रहे, बिना सोचे समझे बोलते हैं, नारे और देते हैं, उसके कारण हो गया, वो वातावरण बिगड़ गया उससे। आपने भी इस चुनाव में देखा होगा कि बीजेपी ने राम मंदिर, संविधान या जात पात का मुद्दा उठाया, लेकिन वहीं अगर हम बात करें इंडिया अलायंस की या इंडी गठबंधन की, तो वो रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, दूसरे मुद्दों पर, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा। जिस तरह से 2019 और 2014 के बाद की स्थिति बनी थी, विपक्ष एक तरह से खत्म हो चुका था, लेकिन 2024 में एक बार मजबूत विपक्ष की वापसी हुई। किस तरह से देखती हैं? उसको इस तरह से देखिए आप, भारत के मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग को सरकार बनने का तीसरी बार मौका दिया, लेकिन सीट संख्या इतनी कम कर दी कि आप मनमाना नहीं कर सकते हो। अब दूसरी तरफ जो विरोधी गठबंधन था, जिन्होंने अपना नाम क्या इंडिया इंडिया रख लिया था, और बीजेपी वाले उसको इंडी गठबंधन कहते हैं, तो
उन्हें इतनी ताकत दे दी कि एक मजबूत विपक्ष। ये लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा कदम है मतदाताओं की तरफ से कि सरकार राजग की रहेगी, लेकिन विपक्ष भी इतना कमजोर नहीं रहेगा कि वो इन पर अंकुश ना लगा सके। तीसरी बात, अब जो मामला बनेगा कि गठबंधन के दल हो गए और उसमें चंद्रबाबू नायडू शामिल हो गए, उसमें नीतीश बाबू शामिल हो गए, पिछली सरकार में नीतीश बाबू नहीं थे, ये शामिल हो गए। अब इनका भी एक दबाव रहेगा। अब फैसले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की कमेटी जो उनकी होगी समन्वय की, वो समन्वय की कमेटी लेगी, सबसे सब पार्टियों से मिलजुल के उनकी सहमति से, आम सहमति से बना के उन्हें फैसला करना पड़ेगा। आपने देखा होगा मोदी जी का जो भाषण कल हुआ जी। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद, उसमें जी। सारे संकेत हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार तो बहुमत से चलती है, लेकिन देश सर्वमति से चलता है। तो उन्होंने एटीट्यूड लिया, उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि भाई संविधान से छेड़छाड़ करने का हमारा इरादा नहीं है। हम भारत का जो संविधान है, हम उसे महत्व देते हैं, उसी को स्वीकार करते हैं, उसी के अनुसार सरकार चलाएंगे। तो मोदी जी का भाषण बहुत स्पष्ट हो गया। और ये इसलिए भी इस दृष्टिकोण देखना चाहिए कि जो अब बहुमत और विमत, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, दोनों के बीच में अब इतना ऐसा संतुलन बन गया है सीट संख्या का कि थोड़ा ठीक से चलेगी बात सरकारें। सर, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हमेशा बीजेपी का और आरएसएस का गढ़ रहा है, लेकिन हमने देखा है कि पिछली बार बीजेपी कांग्रेस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पिछली बार एक सीट पर मिली थी कांग्रेस को, लेकिन इस बार जहाँ बीजेपी को पूरे देश में नुकसान उठाना पड़ा, हम चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, खासतौर से यूपी की बात करें, तो वहाँ पर कई बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सीट का फायदा हुआ और बीजेपी ने एक तरीके से पूरे कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस का जो हर बार पतन होता जा रहा है, खासतौर से लोकसभा में, तो उसका कारण क्या है? कांग्रेस के इस तरह के जो पतन का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हुई जिसमें जो पुराने लोग हैं, जो इनके मठाधीश बड़े नेता, वो जगह खाली नहीं करना चाहते जी। और नए लोग उभर नहीं रहे हैं। कमलनाथ के बारे में चला, कमलनाथ और नकुलनाथ पहुंच गए दिल्ली, अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बाद में कुछ जमा नहीं मामला जो भी हुआ हो, और ये हुआ कि लौट के बुद्धू घर को आए। अब वो ना बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे, लोग भरोसा टूट गया। एक, जिस तरह से सरकार इन्होंने गंवाई थी, उस वो भी ठीक नहीं था। और चुनाव तो कांग्रेस लड़ी नहीं मध्य प्रदेश में। सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में कांग्रेस के हैं ये दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से बाहर नहीं निकल पाए, और कमलनाथ ने पूरी ताकत लगाई जो है लड़के को जिताने के लिए। हमारे यहाँ बिल्कुल बाजू में लगा हुआ सीट है नरसिंहपुर में, एक सभा लेने गए थे वो कांग्रेस के पक्ष में। वहाँ 150-200 आदमी मुश्किल से इकट्ठे हुए थे, और 150-200 वो भी थे जो इनकी गाड़ियों के ड्राइवर और उनके साथ जो सिक्योरिटी वाले होते वो भी। तो ये हालत कांग्रेस की इन लोगों ने कर दी है, क्योंकि कांग्रेस को सड़क पर उतरना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पार्टी विरोध में थी, तो 1 रुपया डीजल और पेट्रोल का 1-1 रुपया लीटर दाम बढ़ा था, और अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी बैठी संसद पहुंच गए थे। ये सड़क पे आके विरोध करते थे। इतनी महंगाई के बाद भी कांग्रेस ने कोई आंदोलन खड़ा किया? व्यापम और ये जितने तरह हो गए अभी, राजीव क्या नाम है? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े वोट में हो कांग्रेस के आके सड़क पर आंदोलन कर देंगे। यही यदि कांग्रेस की सरकार में होते, विजय विरोध में होती, तो यहाँ सरकार को मुसीबत पैदा कर देती। तो कांग्रेस को विरोध करना नहीं आता, विरोधी पार्टी की भूमिका निभाना नहीं आती। फिर यहाँ कोई संगठित सुनियोजित वो नहीं हुआ, कोई बड़े नेता यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं आए। तो जो इंडिविजुअल जो लोग ताकत से लड़ रहे थे, जिनमें अपनी दमखम थी, कोई चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस एज पार्टी मत में चुनाव लड़ती हुए कहीं नजर नहीं आई। तो उसका ये हस्त होना ही था। सर, एक सवाल और था। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, चुनाव के दौरान उनका एक बड़ा स्टेटमेंट वायरल काफ़ी चर्चा में रहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। जो चुनाव के नतीजे आए, जिस तरह से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा, तो क्या आप मानते हैं कि जो जेपी नड्डा का ये बयान था कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है अब बीजेपी को, इसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, एक तो ये जिसे कहते हैं ना, अनवांछित, अवांछनीय ये टिप्पणी थी, इसका कोई ना प्रसंग था ना कोई औचित्य था। ये क्यों कहा ये समझ में नहीं आया, और खास तौर से तब कहा जब उत्तर प्रदेश के 2-3-4 चुनाव बाकी थे। और उसका एक अर्थ ये भी निकला कि वो कार्यकर्ता बैठ गए मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो परिवार है, उनके अलग अलग संगठन होते, वो और बीजेपी का तालमेल था, तो सीट जीत ली।
तो ये क्यों उन्होंने दिया है, बिल्कुल बात समझ में नहीं आती है। और उसी कारण बीजेपी को नुकसान ही होगा। बीजेपी की तो प्राण ही वहाँ है। तो क्या आप मानते हैं कि बिना आरएसएस के बिना बीजेपी कुछ नहीं है? नहीं, क्योंकि विचारधारा तो वही है, विचारधारा की सोच भी उनका वही है। तो गंगोत्री से गंगा कैसे कटेगी? तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि जो जेपी नड्डा है उनका जो बयान था नुकसान हुआ है, तो अब क्या बीजेपी बड़े लेवल अब ये पर? वो डीजे वाली तय करेंगे, अब क्या नहीं कर सकते। मीडिया वालों को इस बेवकूफ़ी से बचना चाहिए, सलाह देने की और ये करने की। जी। राजनीति के मल्ल में हमको बाड़ी नहीं बनना चाहिए। किसानों की लड़ाई हम बीच में बाड़ी का झुरझन हो जाता है। और मीडिया का काम बिल्कुल नहीं है एजेंडा सेट करना। मीडिया काम ये तय कर किसका पक्ष लेना नहीं है। ये काम जो मीडिया करती है वो मीडिया है ही नहीं। वो पत्रकारिता पर कलंक है। आपके दौर की जो पत्रकारिता थी और अब के दौर की पत्रकारिता में आप क्या अंतर महसूस कर हम रहे हैं? लोग किसी पार्टी नहीं बनते थे। मतलब जो अखबार किसी पार्टी के प्रति झुकाव वाले समझे जाते थे, उनमें भी बाकी लोगों के लिए गुंजाइश बहुत होती। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पद्मश्री मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, चिंतक और राजनीतिक समीक्षक विजयदत्त श्रीधर जी, जिनसे आज हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और जाना कि उनका नज़रिया क्या है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।